हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जितनी भी क्लास 12 की हेलो एल्केन हेलो एरीन से लेकर के एमीन तक के जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, कुछ कन्वर्जन्स लिखे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम्स की स्टडी करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कोशिश करी है। लगभग हम 40 क्वेश्चंस के अराउंड रिएक्शंस पे डिस्कशन करेंगे और जब मैं क्वेश्चन बताता हूं तो उससे रिलेटेड टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे लास्ट में बस इंपॉर्टेंट करते हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। और जो शुरू से भी पढ़ रहे हैं या सिंपली भी पढ़ रहे हैं अपने ढंग से भी, तो इस वीडियो को वो शार्प कर देगा। वो आपके क्वेश्चन मेरे हिसाब से 99% क्वेश्चन आपके इस वीडियो से लग जाएंगे। आई प्रॉमिस यू टुडे। तो आज हम इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक दिख ही रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर क्लास 12th। तो हम यहाँ पे मेनली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हेलो एल्केन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ये आपका विनाइल होता है, इस CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को विनाइल कहते हैं और विनाइल पे क्लोरीन लगा है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी मैं बता दूं कि इस हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसको विनाइल कहते हैं। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आया था, मैं उस एक क्वेश्चन जो हम बताएंगे उससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो हम उन पे भी डिस्कशन कर लेंगे, इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। आओ सीखें। जैसे इसको कहते हैं एलाइल, इस ग्रुप को एलाइल कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन या किसी भी चीज से जुड़े हुए कार्बन के बगल वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे एलाइल ग्रुप कहते हैं। वो विनाइल और एलाइल में डिफरेंस समझ लो, काफी बार पूछा जाता है। तो हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन के पड़ोस वाला डबल बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये एक H के साथ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में का एक आध पेपर में। तो एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात, अभी फिलहाल जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। विनाइल और एलाइल को हमेशा याद रखेंगे। वो कह रहा है कि अगर आप इसकी रिएक्शन KCN से कराते हो तो आपका Cl हट रहा है, रिमूव हो रहा है, Cl नेगेटिव लीव करेगा और KCN जब टूटेगा K प्लस Cn नेगेटिव में तो Cn नेगेटिव अटैक करके आपका विनाइल साइनाइड आपका फॉर्म कर लेगा। या IUPAC में बोलोगे तो प्रोप 2 in 1 नाइट्राइल, Cn के लिए नाइट्राइल सफिक्स लगता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से जाएगी या SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है SN1 रिएक्शन आपको पता होगी, SN1 SN2 हेलो एल्केन हेलो एरीन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से। पहले SN1 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में कोई अटैक करने आता है। तो जनरल ट्रिक ये है कि 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हैलाइड मतलब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे देखते हैं, आपको पता होगा उतना। तो 3 डिग्री वाले SN1 मैकेनिज्म से जाते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री वाले SN2 से जाते हैं, 2 डिग्री वाले SN1 SN2 दोनों से जा सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तब बात करेंगे। पर ये फिलहाल हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका 1 डिग्री कैटेगरी में है। और 1 डिग्री वाला कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, आंसर हो जाएगा SN2। एक तो इस ट्रिक से भी है। दूसरी बात, अब ये समझो कि अगर Cl नेगेटिव लीव करेगा यहां से तो कार्बन पे प्लस आएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड साथ में नहीं आता है, तो बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा जो कि SN1 में बनना चाहिए था स्टेबल वाला, वो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म से ही जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखो आप। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री 3 कार्बन से कनेक्टेड है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली यहाँ पे अंडरस्टूड है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है एक्चुअली वो ये है, CH3C CH3 CH3I। तो हेलोजन से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप एक्वस KOH से कराते हो तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी का जिंदगी से जाना और किसी का जिंदगी में आना। निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये आपका प्रोडक्ट तो ये बनाएगा, KI बाहर हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो मैकेनिज्म होगी वो SN1 मैकेनिज्म से होगी। फिलहाल उसने कहा था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये बन जाएगा। जब भी आप रिएक्शंस लिखते हो तो नाम जरूर लिखोगे IUPAC वाले। जैसे इसके लिए इसका IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम है 2-आइडो
2 आइडो, 2 मिथाइल, 2 पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, लॉन्ग चेन देखते हैं तो ये लंबी चेन दिखाई दे रही होगी, 2 आइडो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है प्रोपेन। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये लॉन्ग चेन हो गई, 2 पे प्रीफिक्स लगा हुआ है प्रोपेन, 2 के लिए सफिक्स 2 ऑल लग गया होगा। तीसरे एग्जांपल की बात करें हम तो CH3 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 और ये आपका I है। अब आपको एक्वस KOH नहीं लिखा हुआ है, एल्कोहलिक KOH लिखा है। तो जब एल्कोहलिक KOH लिखा हो या कंसंट्रेटेड KOH या NaOH लिखा हो तो यहाँ होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कौन सी हुई थी? सब्स्टिट्यूशन। और 3 डिग्री था, अगर पूछा होता तो SN1 मैकेनिज्म से जाता। और इस केस में ये एलिमिनेशन होती है यहाँ पर ये बेस का काम करता है। बेस पहले प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, OH नेगेटिव और H प्लस, यहाँ से H2O बाहर, प्रोटॉन मतलब H है तो यहाँ से OH नेगेटिव और H2O बाहर, और यहाँ से K प्लस और I नेगेटिव KI भी बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलेंगे तो आपका बनेगा कैसा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप-1इन या प्रोपीन। तो नाम आईयूपीएसी जरूर मेंशन करेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड नंबर की कंप्लीट रिएक्शन ये हो गई। मैकेनिज्म पूछा होता तो SN1 मैकेनिज्म हो जाता, और ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में पूछा है मैकेनिज्म बताओ इस रिएक्शन की। तो आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर से Cl नेगेटिव रिमूव हुआ है और Cn जुड़ा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। और हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो अभी बताया था कौन सी मैकेनिज्म से जाते हैं? SN2 मैकेनिज्म से जाते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म ही आपको बतानी है। तो आपने SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे एक्वस KOH के लिए बुक में पढ़ी हो, पर KCN वाली भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन जरूर लिखेंगे, जब भी मैकेनिज्म लिखनी है तो रिएक्शन जरूर लिखते हैं और उसके बाद मैकेनिज्म बताते हैं। तो आपको पता होगा कि SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो सिंगल स्टेप होती है, 1 स्टेप होती है। 1 का मतलब वहां पे ऑर्डर होता है, वो सॉरी 1 स्टेप प्रोसेस होती है, लेकिन 2 यहाँ SN2 में 2 लिखने का मतलब ऑर्डर होता है सेकेंड ऑर्डर की। पर SN2 मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप एक ही स्टेप में होती है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है इन्होंने? CH3Cl। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि कार्बन पर 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, sp1p2p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर ये है तो आपको पता होगा कि एक ही स्टेप में होता है। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है जो अटैक करने आ रहा है? Cn। तो Cn Cl निगेटिव के अपोजिट साइड से आता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से अपोजिट साइड से अटैक करता है। एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा जिसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना साथ साथ होता है, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि Cl नेगेटिव लीव कर जाएगा और Cn उससे कनेक्ट हो जाएगा, CHHH और Cn कुछ ऐसा बन जाएगा। तो Cl अगर राइट साइड जुड़ा था तो Cn उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। एक स्टेप की प्रोसेस ये होती है। तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म हो गई इस रिएक्शन के लिए। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इतने सारे आंसर्स के लिए, 4 क्वेश्चन के आंसर के लिए। अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को बता देते हैं। बाकी मैंने SN1 वर्सेस SN2 आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SN1 वर्सेस SN2 पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी मैंने आपको जो ट्रिक लिखा था, एक क्वेश्चन ये है, सपोज इससे अलग बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ Br या Cl कुछ भी होता और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH या KCN वगैरह से कराते तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Br निकलेगा, OH नेगेटिव आएगा। हेलोजन से जुड़ा कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ओ सॉरी एल्काइल है या एल्किनाइल हैलाइड है, तो 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री वाले तो SN2 मैकेनिज्म देते हैं, अभी लिखाया था यहाँ पे। पर ये वाली रिएक्शन जो होती है वो SN1 मैकेनिज्म से होती है। अब SN1 मैकेनिज्म से क्यों हो रही है? क्योंकि आप देखो कि अगर Br नेगेटिव लीव भी कर जाता है और यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो पॉजिटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन के कारण, रेजोनेंस के कारण कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज कर जाता है। और SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन ही बनता है
और बनेगा तब जब स्टेबल बनेगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा रेजोनेंस के कारण। तो 1 डिग्री होने के बावजूद भी ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाती है। एक स्पेशल एग्जांपल पे और बात कर लूं, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अगर 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहता है तो उसे बेंजाइल कहते हैं। और बेंजाइल ब्रोमाइड या बेंजाइल हैलाइड लगाए, कोई जरूरी नहीं है BR ही हो, Cl वगैरह भी हो, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH वगैरह से करानी हो तो आपको पता होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा, KBr बाहर हो जाएगा। और ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को SN2 से जाना चाहिए था, बट ये भी SN1 मैकेनिज्म से जाता है। सोचो कि अगर Br लीव करता है और यहाँ कार्बोकेटायन आता है तो पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन के कारण कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कर जाएगा, और ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी बेंजाइल हैलाइड, और इसको एलाइल कहते हैं, एलाइल हैलाइड वाले SN1 मैकेनिज्म से जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे बात कर रहा हूँ। बाकी SN1 SN2 पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, सारे जितने क्वेश्चन हम रिएक्शन पे बात करेंगे। प्रोपीन से 1 फ्लोरोप्रोपीन बनाना है, ये प्रोपीन है, प्रोपीन से 1 फ्लोरो बनाना है, फ्लोरो। हेलोएल्केन चैप्टर में फ्लोरीनेशन हम डायरेक्ट नहीं करा पाते, तो फ्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन कराई जाती है, लेकिन स्वार्ट्ज रिएक्शन में हेलोएल्केन की रिएक्शन कराते हैं, ये हेलोएल्केन भी नहीं है। सोचो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl या HBr से करा दूं तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये क्यों हो रहा है? इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनमें जब एडिशन रिएक्शन ही होती है, सारी चीजें जुड़ जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक वेयर द हाइड्रोजन एटम इज लेस, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड टूटा, सारी चीजें जुड़ गई, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, एडिशन रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन बना है, तो ये 2 वाला या 2 डिग्री वाला बनता है। मार्कोवनिकॉव रूल लगा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्कोवनिकॉव रूल भी। और अगर मैं इसकी रिएक्शन AgF SbF5 या HbF4 से करा देता हूं तो होता क्या है कि AgCl आपका बाहर निकल जाएगा और आपका 2 फ्लोरोप्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? 2 फ्लोरोप्रोपेन। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, जबकि ये वाला क्वेश्चन हो गया 6th वाला। लेकिन आपको बनाना क्या है? 1 डिग्री प्रोडक्ट। ये 2 डिग्री बनाए, हेलोजन से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये हेलोजन एक्सचेंज मैकेनिज्म है, हेलोजन हटा दूसरा हेलोजन आ गया फ्लोरीन वाला, क्योंकि फ्लोरो वाला डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हम यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, इस इतने से पार्ट को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम से पूछा जाता है, ध्यान रखना, या ऐसे कन्वर्जन में पूछ लिया जाता है। अभी ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5th नंबर को फिर से समझाते हैं। देखो समझो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन पर्टिकुलरली HBr से कराता हूं और वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन मार्कोवनिकॉव रूल के उल्टी होती है, उसे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल कहते हैं, खराश इफेक्ट कहते हैं। वो क्या कह रहा है कि बॉन्ड टूटा, सारी चीजें जुड़नी थी, एडिशन होना था, पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अब वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन कम है, तो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। तो बना 1 ब्रोमोप्रोपेन, और आपको ब्रोमो नहीं चाहिए, आपको तो फ्लोरो चाहिए, तो फ्लोरो करवाने के लिए आप फिर से स्वार्ट्ज रिएक्शन कराओ, AgF से कराओगे तो आपका AgBr बाहर हो जाएगा और आपका 1 डिग्री या 1 फ्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका 1 फ्लोरो प्रोपेन बन गया। 5th नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलर टाइप की रिएक्शन ये दोनों भी हैं, पर फिर से इसके लिए बात कर लेते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे 1 आइडो बनाना है, तो आइडो और फ्लोरो को डायरेक्ट हेलोजिनेशन वगैरह से नहीं बना पाते, तो यहाँ पर आयोडीन वालों के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन कराते हैं और फ्लोरो वालों के लिए स्वार्ट्ज कराते हैं, जैसे अभी कराई। तो देखो ब्यूटीन से 1 आइडो 1 डिग्री वाला बनाना है, तो 1 डिग्री वाले के लिए एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाना पड़ता है। पहले एंटी मार्कोवनिकॉव कहता है HBr से कराओ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन की रिएक्शन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी मार्कोवनिकॉव। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोवनिकॉव से जाएगा, CH3 CH2 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 और Br, ये बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 डिग्री वाला। लेकिन अगर आपको आयोडीन वाला बनाना होता है तो AgI से कराते हैं और एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में,
तो यहाँ से AgBr आपका बाहर रिमूव हो जाएगा और आयोडीन वाला वहां जुड़ जाएगा, और जब आयोडीन वाला वहां जुड़ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, 1-आइडो ब्यूटेन। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 8 नंबर वाले कन्वर्जन भी इसी टाइप का है, पर वहां पे अब 2 वाला बनाना है, 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ करवाएंगे तब 2 डिग्री बनता है मार्कोवनिकॉफ से, ध्यान रखेंगे कन्वर्जन में। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन नॉर्मली HBr से कराऊं बिना परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो Br नेगेटिव अब कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, ये मार्कोवनिकॉफ रूल से हो रही है, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका प्रोडक्ट मार्कोवनिकॉफ रूल से 2 डिग्री वाला बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसकी रिएक्शन अगर मैं AgI से करा देता हूँ एसीटोन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो AgBr बाहर हो जाएगा और आपका 2-आइडो प्रोपेन दिख जाएगा। यस और नो। तो ये आपके 8 क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसे रिमूव कर रहे हैं और आगे के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। और अभी हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक चल रहे हैं। अभी एल्कोहल आएगा, फिनॉल आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, फिर एमीन, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो आओ सीखें। नेक्स्ट है आपका फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड याद रखोगे, फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH से कराते हो, एसिड की रिएक्शन, एसिड है फिनॉल, बेस से करा रहे हो, तो एसिड और बेस मिलकर के वाटर और सॉल्ट बनाएंगे, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। और इसकी रिएक्शन आप CO2 से कराते हो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बनेगा आपका OCOONA, एक इंटरमीडिएट बनता है। और उसके बाद होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अंदर ही अंदर चीजें रीअरेंज हो जाएंगी और उससे बनेगा OH और COONA, जिसे कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो होता क्या है, यहाँ से NaOH बाहर हो जाता है और ये H इसको मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा आपका OH और COOH। इसी भैया को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है कोलबेस रिएक्शन। मैं हाँ, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 10th वाला भी है, सॉरी 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 10th वाले को अभी बता रहे क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसलिए 11th वाले को पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फिनॉल से एस्प्रिन बनाना है, तो 11वें नंबर के क्वेश्चन में आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड तो बना ही सकते हैं, जैसा कि अभी तक बनाया है आपने। और इसकी रिएक्शन अगर आप एसिटिल क्लोराइड से करा देते हो, तो बहुत कॉमन रिएक्शन है कि जब भी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिड क्लोराइड मतलब COCl वाले फंक्शनल ग्रुप से कराते हैं, तो अल्कोहल पे रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे नहीं होती है। तो अल्कोहल एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करके HCl बाहर और आपका बना देगा यहाँ पे OCOCH3 ग्रुप, वहां जाके जुड़ जाएगा OCOCH3 और COOH ग्रुप बन जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसे बने कहते हैं एस्पिरिन। ये डिस्प्रिन की बहन है, पेन रिलीफ का काम करती है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 रिएक्शन और बात कर दूं, अगर आप इसकी रिएक्शन मेथनॉल से करा दो तो ये बहुत कॉमन की, ये तो हो गई कंप्लीट, आंसर भी हो गया मेरा, 11th का आंसर हो गया। बट मैं और अलग से रिएक्शन पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास वो कहे कि सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराओ, मेथनॉल से कराओ, तो अल्कोहल वाले से H और यहाँ से एसिड पे रिएक्शन होती है, यहाँ नहीं होती, तो H2O बाहर होता है और आपका कुछ ये बन जाता है OH COOCH3, इसे कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। जैसे जैसे सोडियम सैलिसिलेट कह रहे थे, बस सोडियम की जगह मिथाइल है, मिथाइल सैलिसिलेट। इसी को विंटर ग्रीन भी कहते हैं और इसे झंडू बाम भी कहते हैं। मुन्नी झंडू बाम बनाते बनाते थक गई, आप समझ लो। फिर आप इसकी रिएक्शन C6H5 फिनॉल से करा रहे हो, PH लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, फिनाइल को C6H5OH से कराओगे, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बाहर और OHCOOPH, PH मतलब C6H5 फिनाइल बेंजीन रिंग, तो इसे कहते हैं फिनाइल सैलिसिलेट और इसे सैलॉल कहते हैं। ये भी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोलबेस रिएक्शन के एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए।
पर हमारा ये क्वेश्चन था वो तो हो ही गया था, ये भी हो गया। मैंने एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन पे और डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट 10th नंबर के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें और कॉपी पेन पकड़ के बैठे तो ज्यादा अच्छा है, पॉज करके साथ में लिखते रहें। और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से आती है, कॉपी के पन्ने पलट के नहीं आती है। कॉपी के पन्ने पलट के ऐसा लगता है कि हमको आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्यूमीन से फिनॉल, ये कन्वर्जन काफी बार पेपर में आया है। वैसे तो खैर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी मैं रिएक्शन बात कर रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आई होंगी। इसे कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन का कराया जाता है ऑक्सीडेशन। जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो होता क्या है कि O2 जो है वो इन इसके बीच में फिट हो जाता है और पेरोक्साइड बना देगा। इसे कहते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आता है उसे कहते हैं पेरोक्साइड। और इस पेरोक्साइड को अगर हम गर्म कर देते हैं तो CH3COCH3 एसीटोन बाहर हो जाता है। एसीटोन ग्रुप माइनस करके बाहर निकल गया और बचा क्या आपका, एक बेंजीनिन और एक OH, और जिससे क्या बन जाएगा आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, बाकी किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, एल्कोहल फिनॉल वाली यूनिट पे के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है। तो ये आपका प्रोपीन है, प्रोपेनॉल OH ग्रुप लाना है। तो मन में एक ख्याल आता है कि हाइड्रोलिसिस करा दो, जो कि जनरली H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। अभी समझेंगे। तो बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोवनिकॉव रूल आप लोग यही करके आओगे पेपर में तो गलत कर दोगे। अब देख रहे होंगे कि अगर मैं नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराता हूँ और मार्कोवनिकॉव रूल से रिएक्शन होगी तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। उसका क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन और दूसरा तरीका वही जो आप अभी तक अपना रहे थे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से कराओ, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CH2CH2 Br। और अब इसकी रिएक्शन करवा दो एक्वस केवेज से, ये 1 डिग्री बन गया। तो कभी भी 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो एंटी मार्कोवनिकॉव से बनते हैं। वैसे एक रिएक्शन और भी होती है, क्या नाम लिया था मैंने, हाइड्रोबोरेशन। पर फिलहाल ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको प्रोपीन से या एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट करने होते हैं तो। अगर आप नॉर्मली हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो आपको देख रहे होंगे कि 2 डिग्री वाले बन जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछा नहीं था। अगर 2 डिग्री पूछा होता प्रोपेन 2 ऑल तब ये आंसर होता। फिलहाल अभी वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके नीचे जस्ट 13 वाले का आंसर ये हो गया और 12 वाले का आंसर ये हो गया। तो हम 13 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुके हैं। अभी मैं और क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, तब तक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ी देर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए हैं आप लोगों के लिए, 14 से फिर 26, अराउंड 40 के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। 13 डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्यूटेन 2 ऑल से ब्यूटवीन। सबसे पहली बात तो जब इस तरीके से लिखा होता तो एटलीस्ट आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आने चाहिए। अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आते तो मेरी IUPAC वाली वीडियो देख सकते हैं। और IUPAC नहीं आते हैं, फिर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन सीखने जा रहे हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि IUPAC मस्ट है वो, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, तुक्के से कुछ भी गलत सही हो जाए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल से ब्यूटवीन बनानी है, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आना चाहिए कि ब्यूटेन 2 ऑल वाले भैया ये हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 पे OH है तो इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल है। ब्यूटवीन बनाना है तो कभी भी अल्कोहल से एल्कीन बनाना होता है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 पे जब अल्कोहल को गर्म करते हैं तो एक जगह से OH और पड़ोस वाले से H निकलता है। पड़ोसी तो ये भी है और ये भी है, तो उस वाले पड़ोस से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। इस साइड हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेंगे। और इस रूल को सेट जेफ रूल या सेट जेफ रूल कहते हैं। डबल F भी लिखा रहता है, दोनों ही सही है। तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा, H2O बाहर हो गया, OH और H2O बाहर, और दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई होगी। तो यहाँ पे वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका फॉर्मेशन होगा ब्यूटवीन का, जो बनाना था वो बन गया। नेक्स्ट है एथेनॉल से इथॉक्सी इथेन।
तो अब ये समझो एथेनॉल से इथॉक्सी इथेन, एथेनॉल ये है और इथॉक्सी इथेन आपको समझना है, तो आपको ये इथॉक्सी इथेन इसे कहते हैं, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप ये इथॉक्सी इथेन, ये बनाना है। तो जब भी अल्कोहल से ईथर बनाना है, ईथर बनाने के लिए पूरे चैप्टर में, ईथर वाले चैप्टर में हमने दो ही रिएक्शन पढ़ी है, विलियमसन रिएक्शन और दूसरी अल्कोहल से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, अल्कोहल के एक्चुअली दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, वो नहीं देगा, आपको खुद से सोचना है कि 2 मॉलिक्यूल लेने। ये भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ही है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 पे गर्म करते हैं, 170 पे गर्म करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल से H2O बाहर हो जाता है, लेकिन 140 पे गर्म करते हैं तो दो मॉलिक्यूल से H2O बाहर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, H2O बाहर तो यही बनेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है। तो एक्चुअली फिनॉल इसे कहते हैं और OH ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन पे, तो उसे फिनॉल कहते हैं। और अगर मैं इसका नाइट्रेशन करा दूं, HNO3 से रिएक्शन करा दें H2SO4 की प्रेजेंस में, तो OH ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि बेंजीन की एक्टिविटी को इतना बढ़ा देता है, जबकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है फिनॉल। तो ऑर्थो या ये पड़ोसी वाले ऑर्थो, अपोजिट पैरा पोजीशन होती है बची हुई मेटा, तो ऑर्थो या पैरा पे जोड़ना चाहिए था, पर ये इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि एक जगह पे रिएक्शन ना होकर के 3 जगह पे रिएक्शन हो जाती है। तो नाइट्रेशन कराने पर भी 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, HOH HOH HOH, तो 3 H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं और यहाँ पे 3 जगह पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएंगे और 3 जगह पे NO2 जुड़ जाएंगे, तो इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 17 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा बनाना होता है, तो आपको इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ता है ताकि कम ही जगह पे मतलब रिएक्शन हो पाए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं लेते, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। HNO3 है ये, HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। तो अब आपका या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोना होता वो बन जाता, या पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ से आपका H और यहाँ से OH, H2O रिमूव हो जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिनॉल टू ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से ऑर्थोब्रोमोफिनॉल की बात करें, तो फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल का अगर हम ब्रोमिनेशन करवा देते हैं, तो ब्रोमिनेशन कराते हैं तो याद रखोगे कि फिनॉल OH ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को इतना बढ़ा देता है कि एक जगह पे रिएक्शन ना होकर के 3 जगह पे हो जाता है और आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, AlCl3 AlBr3 की प्रेजेंस में। जैसे यहाँ हो रहा था, पिक्रिक एसिड बना है, वैसे ही तीनों जगह पे अटैक हो जाता है। लेकिन उसका क्वेश्चन ये नहीं था, उसका क्वेश्चन ये था कि आपको सिर्फ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही जगह पे एक्टिविटी करानी पड़ती है, तो CS2 की प्रेजेंस में कराते हैं। ये OH ग्रुप की एक्टिविटी को कम कर देता है और बेंजीन पे तीनों जगह पे रिएक्शन ना होकर के एक ही जगह पे होती है। ऑर्थो बोला है ऑर्थो पे, पैरा बोला होता तो पैरा पे करवा देते हैं। H और Br, HBr बाहर हो जाएगा Br2 में से, H प्लस Br नेगेटिव बाहर और Br प्लस यहाँ जाके जुड़ गया। पैरा ब्रोमोफिनॉल बोला होता तो पैरा पे अटैक करवा देते हैं। तो 18 नंबर के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी, और किसी भी डाउट के लिए आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से आती है। हाँ, मुझे रिएक्शंस याद अब नहीं करनी पड़ती, पर बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है, इसलिए दिमाग में बैठी रहती हैं। आप लोगों के बिना प्रैक्टिस से आप सोच रहे हो कि आपके सारे पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। एसीटोफिनॉन से मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन बनाना है। तो बेंजीन रिंग वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, पर अभी सबसे पहला सवाल तो ये कि एसीटोफिनॉन किसे कहते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको एसीटोफिनॉन ही बता दूं, उसके बाद बता रहा हूँ, वो बोला नहीं है उसने, पर बेंजीन का अगर आप एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो यहाँ से आपका H प्लस और Cl नेगेटिव HCl बाहर हो जाएगा और COCH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसी को COCH3 को कह रहे हैं एसीटो, फिनाइल पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन।
तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बेंजीन से एसिटोफिनॉन का कन्वर्जन पूछ रहा है। क्वेश्चन तो अभी डिस्कस करेंगे। तो कभी अगर आपको बेंजीन से ये पूछे तो ऐसा, अगर आपको बेंजोफिनॉन बोले बेंजीन से बनाने के लिए, तो आप उसकी रिएक्शन करा दो बेंजोइल क्लोराइड से, HCl, HCl बाहर हो जाएगा, बेंजोइलेशन करा रहे हो तो बेंजीन रिंग पे आपका क्या जुड़ जाएगा, CO, और इधर भी बेंजीन, तो बेंजो फिनाइल पे कीटोन बेंजोफिनॉन बन जाएगा। ऊपर वाला एसिटोफिनॉन, नीचे वाला आपका बेंजोफिनॉन बन जाएगा। तो होप समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन अभी क्वेश्चन 19 पे वापस आ जाते हैं, जो क्वेश्चन है। मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें भी बात कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा भी ना पूछ ले, वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत स्पेशल है। अब बात कर लेते हैं एसिटोफिनॉन, यानी कि एसिटिल, मतलब एसिटोफिनॉन का मतलब ये हो गया। इससे आपको क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। देखो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको नाइट्रेशन करा देना है। नाइट्रेशन आपको पता है HNO3 से कराते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है इसलिए ये मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है। कोई भी ग्रुप ऑर्थोपैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है, तो मैंने डायरेक्टिंग ग्रुप पे अलग से वीडियो बनाया है कि कौन ऑर्थोपैरा होते हैं कौन मेटा होते हैं, तो वहां आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी समझ सकते हो आप। बाकी मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल बॉन्डेड वाले और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, फिनॉल जैसे होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। HOH H2O बाहर, यहाँ पे आपका COCH3 और मेटा पोजीशन पे आ गया नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन हो गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसके पास अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है वो कैनिजारो दे देते हैं, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे देंगे, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। और इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देंगे, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन कुछ कोई केस में एक पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, एक पे प्रेजेंट हो, तो वो जुड़ के क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दे देते हैं। तो फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में कौन से मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन है, उस रिएक्शन से दोनों रिएक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मैं बता दूं आपको कैनिजारो होता क्या है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है, उनके दो मॉलिक्यूल लेते हैं और वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ट्रिक है कि बॉन्ड, मतलब बॉन्ड टूटा, एक H पड़ोस का ये वाला यहाँ और एक H यहाँ से इसको दे देंगे, तो एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाता है, जबकि दूसरे का ऑक्सीडेशन होकर के सॉल्ट बन जाएगा, तो HCOONA इसका सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट और मेथनॉल, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसी को कैनिजारो रिएक्शन कह रहे हैं। जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इस रिएक्शन को नहीं दे पाएगा, तो ये डिफरेंशिएट करने का एक मेथड हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन पे बात करें। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों ही एल्डिहाइड है। लेकिन जिन कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, जैसे कि एसिटल्डिहाइड में है, इस वाले कंपाउंड में नहीं है, तो ऐसे वाले कंपाउंड आपका क्या दे देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर की, आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। होता क्या है कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, उसकी रिएक्शन 3I2 प्लस 4NaOH से करवाते हैं। तो आंख बंद करके सबसे पहले तो येलो कलर का आइडोफॉर्म बनता है, CH और 3I, और यहाँ से आपके 3Na और 3NaI बाहर निकल जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन और CH ही गया है यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ अभी भी बचे हैं, 4 हाइड्रोजन 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3H2O बाहर निकल जाएगा। माइनस करके यहाँ लिखो या प्लस करके यहाँ लिखो, बात एक ही है। और एक क्या बचेगा आपका, HCO और ONA बचा हुआ होगा, तो आपका HCOONA निकल जाएगा। और यहाँ पे H की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे RCONA बाहर हो जाता।
इस तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। सेम क्वेश्चन, तो ये वाला आपका क्या दे देगा, ऊपर वाला एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, जबकि ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसमें भी यही है कि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जैसे इस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ अंतर बस इतना है कि थोड़ी देर पहले जो H था वहां पे अब CH3 आ गया, तो यहाँ पे भी CH3 आ जाता और यहाँ पर भी CH3 आ जाता, तो ये प्रोडक्ट बन जाता। तो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नीचे वाला क्वेश्चन भी वही है, देखो इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप है और क्योंकि इसमें CH3CO मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो ये भी आपका क्या बना देगा, यही CHI3 और ये सब, और R की जगह बस क्या है यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो CH3 CH2 CH2 मतलब इस CH3 की जगह पे क्या आ जाता, CH3CONA की जगह CH3 CH2 CH2 CONA, ये प्रोडक्ट बन जाएगा उस केस में। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे टाइप के आ गए। 24 नंबर के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, HCN से प्रोपेनॉल बनाते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें फिर मिटा के आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, HCN से प्रोपेनल बनाना है। तो HCN समझ लो पहले तो, HCN से प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या होता है, CH3 CH2 CHO, ये बनाना है हमको। तो इससे प्रोपेनल बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ एक कार्बन है और मेरे को 2 कार्बन वाले बनाने हैं, और एल्डिहाइड कीटोन बनाने का एक मेथड HCN से, इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से करवा दो, RMgX, X हैलोजन कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस माइनस अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे, R डबल बॉन्ड N और N पे आ जाएगा MgBr। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgBrOH बाहर हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, इमीन, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसको, HCr डबल बॉन्ड NH, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो आपका NH3 बाहर हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो आपको इस R को क्या लेना चाहिए था, C2H5, 2 कार्बन वाला। अगर आपको 4 कार्बन बढ़ाने होते तो 3 वाला लेते, पर फिलहाल C2H5, तो यहाँ पर भी C2H5, C2H5 का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या ये निकल के क्या बन जाता बताओ, CH3 CH2, और ये NH3 बाहर हो गया तो O जुड़ जाएगा, तो वो प्रोपेनल बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन होप समझ में आ गया होगा, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट प्रोपेन 1 नाइट्राइल से है, प्रोपेन नाइट्राइल किसको कहते हैं, CN वाले के लिए कहते हैं। तो 25 प्रोपेन नाइट्राइल 3 कार्बन वाला होना चाहिए, ये है प्रोपेन नाइट्राइल, और इससे बनाना है ब्यूटेन 2 ऑन, साइनाइड वालों से एल्डिहाइड कीटोन बनाने। और यहाँ भी दिख रहा होगा आपको कि एक कार्बन बड़ा है, प्रोप से ब्यूट बनना है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन से 3 कार्बन बढ़ाने थे। तो साइनाइड वालों से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड ही ये रहता है, जब आप एल्काइल साइनाइड लेते हैं, RCN लेते हैं, तो कीटोन बनते हैं, लेकिन अगर आप HCN से कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। तो आपको एक कार्बन ब्यूट वाला बनाना है, तो मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट को क्या ले रहा हूँ, एक ही कार्बन वाला ले रहा हूँ, RMgX की जगह CH3 लिया, R तो समझते होंगे, एल्काइल ग्रुप CnH2n+1, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो एडिशन रिएक्शन में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, डबल बॉन्ड N MgBr, और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो MgBrOH बाहर और H आपका यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड NH, और इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो NH3 बाहर हो जाएगा और O जुड़ जाएगा। तो होप आपका प्रोडक्ट बन गया है ब्यूटेन 2 ऑन, देख लो अगर कोई दिक्कत ना आए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन, ब्यूटेन ओइक एसिड से 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो पहली बात तो आपको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना आना चाहिए, ये है ब्यूटेनोइक एसिड,
और 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, तो आपको पता होगा कि 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड ये होता है। तो कुछ नहीं करना, इस रिएक्शन का नाम है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होती है उनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ से H और Br बाहर हो जाएगा और Br यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है या 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेनोइक एसिड ये है आपका, इससे आपको बनाना है प्रोपेन। तो प्रोपेन बनाने के लिए आपको रिडक्शन कर दो आप इसका। आपको पता होगा कि एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल, अल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन कर देंगे तो बनेंगे एल्डिहाइड कीटोन CH3 CH2 CHOH, और यहाँ OH एक ही कार्बन पर 2 H नहीं रह सकते, तो H2O बाहर हो जाता है और CH3 CH2 CHO ये बन गया होगा एल्डिहाइड, और इसका रिडक्शन कर देंगे तो बॉन्ड टूटा, एक H इसको और एक H इसको, तो आपका बन जाएगा एल्कोहल। और एल्कोहल का भी रिडक्शन कर देंगे तो OH और यहाँ से H2O बाहर, और आपका बन जाएगा सॉरी प्रोपेनॉल बना होगा CH2OH, और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। नेक्स्ट है आपका, इसी में ही अगर एक और क्वेश्चन पूछा होता अगर इस तरीके से कि प्रोपेनोइक एसिड से ईथेन बना दो, तो वो और आसान होता है कि आप इसको गर्म कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 हो जाता है, और आपका यहाँ पर CH3 ईथेन बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बेंजोइक एसिड डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपने सुना होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि COH के पास लोन पेयर वगैरह रहते हैं, तो एल्काइलेशन तो हम तब कहेंगे कि एल्काइल ग्रुप जब जुड़े, एक्चुअली इसका लोन पेयर इसके एसिड COH एक लुईस एसिड होता है, तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है और आपका कहीं सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेनली जो एल्काइल ग्रुप जुड़ के एल्काइलेशन या एसाइल ग्रुप जुड़ के एसाइलेशन होना था वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये जो मल्टीपल बॉन्डेड वाले जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वैसे तो जुड़ जाना चाहिए था, बट बेंजोइक एसिड और एनिलीन वाले केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एनिलीन अगर क्वेश्चन पूछा होता तो एनिलीन का भी एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराते हैं, तो वो भी AlCl3 से रिएक्ट कर जाता है, ये बेस होता है और बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है। आपको लग रहा होगा रिएक्शन तो हो रही है लेकिन एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा या एसाइल ग्रुप नहीं जुड़ा, तो इसलिए एनिलीन और बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। CHO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्यों? ये क्वेश्चन वैसे तो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन इसका असली रीजन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो बॉन्ड की पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती, वो अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। ये ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाले बॉन्ड बॉन्ड कहीं नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, CO नेगेटिव OH, और इधर की तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मजाक मजाक में इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर डिलोकलाइज होगा रेजोनेंस के कारण, ये इधर, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका चार्ज हटा और ये मिलकर के बॉन्ड बना देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये यहाँ इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और आप देख रहे होंगे इन सारे स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन करके एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना है, तो बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहे हैं, कभी कभी यहाँ पॉजिटिव, कभी कभी यहाँ पॉजिटिव, कभी कभी यहाँ पॉजिटिव, एक बॉन्ड तो है ही, कभी कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ जा रहा है, एक कभी कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ जा रहा है, और कभी कभी कुछ ऐसा। और बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आता है, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले पे जाना पसंद नहीं करेगा, तो मेटा पोजीशन बची है ये,
फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी ऑर्थो अपोजिट पैरा बची हुई मेटा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वांट्स टू अटैक एट मेटा पोजीशन, दैट्स व्हाई COH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। या लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, COH group is meta directing because it decreases the electron density at ortho para ortho position, due to which electrophile wants to attack at meta position, that's why COH group is meta directing। बाकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा। तो ये हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक इन एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, और हम शुरू से लेके हेलो एल्केन से लेके लास्ट चैप्टर तक कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच गए हैं। फिर अब एमीन्स के क्वेश्चंस भी करेंगे धीरे धीरे, और बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, फिर खत्म होने वाली हमारी वीडियो। 35 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक। नेक्स्ट आपका विच इज मोर एसिडिक। एल्कोहल और फिनॉल की अगर हम बात करें तो कोई भी एल्कोहल ले लो, ROH, जब एल्कोहल H+ आयन देता है, जो H+ देते हैं वही एसिडिक होते हैं। H+ तो दे देता है, लेकिन ये उसके बाद बनाता है एल्कोक्साइड आयन जो कि अनस्टेबल होता है, तो दोबारा H+ से जुड़ करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल अगर H+ आयन दे भी देगा तो फिनॉल फॉर्म करेगा फिनॉक्साइड आयन, और निगेटिव सिंगल डबल सिंगल के कारण ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। ये बॉन्ड यहाँ, याला यहाँ, नेक्स्ट ऐसा दिखाई देगा आपको। मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो यहाँ पे निगेटिव, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ पे, सॉरी निगेटिव यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। फिर ये यहाँ और ये यहाँ, फिर से वैसे ही पुराने जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले जैसा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण फिनॉक्साइड आयन स्टेबल रहता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं रहता। दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल न्यूट्रल है, एल्कोहल फिनॉल एसिडिक है। क्योंकि फिनॉल एसिडिक है, क्योंकि वो H+ आयन देने के बाद भी स्टेबलाइज है और सॉल्यूशन में H+ आयन पड़ा ही रहेगा, और इसलिए अल्कोहल न्यूट्रल पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि अल्कोहल एसिडिक है क्यों, तो आप 2-3 रिएक्शन याद रख लो अल्कोहल के लिए, कि जब आप अल्कोहल की रिएक्शन Na से कराते हैं तो वो RONA रोना बना देता है, हाफ H2 बाहर निकाल देगा। या अल्कोहल की रिएक्शन NaOH से करा दो तो भी RONA बाहर होता है, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बाहर हो जाता है। और अगर आप इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हो तो भी यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बाहर होता है, और RCOOR ईस्टर बन जाएगा। तो इन तीनों ही रिएक्शन में ये साबित होता है कि अल्कोहल H+ दे रहा है, इसलिए अल्कोहल एसिडिक है। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। अल्कोहल एसिडिक है तो रिएक्शन से समझा हो तब ये, अल्कोहल न्यूट्रल है तो इस कॉन्सेप्ट से बता देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। HCHO क्या फेलिंग टेस्ट देता है? टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। HCHO एल्डिहाइड है तो देगा बेशक फेलिंग और सॉल्यूशन और टॉलेंट टेस्ट दे देगा। और फेलिंग के लिए पूछा है तो कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन CuOH के होल ट्वाइस से कराते हैं तो एल्डिहाइड Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। तो Cu के 2 तब होंगे जब Cu 2 होंगे, 2 कॉपर के लेने पड़ेंगे, तो Cu2O बाहर निकल गया, और आपका HCHO जो है वो HCOH में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको मिल गया होगा। अब मेरे पास 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ऑक्सीजन, जो कि 2H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड होगा वो इस टेस्ट को दे देगा। एक क्वेश्चन ग्लूकोज के लिए पूछा जाता है कि ग्लूकोज फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, जबकि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड होता है। तो वहां पे ऐसा बोला जाता है कि ग्लूकोज साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस वजह से वो इस टेस्ट को नहीं देता है। खैर आगे बढ़ जाए। साइनोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है साइनोबेंजीन। तो कभी भी साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन काफी बार पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको कन्वर्जन करने के लिए बोले तो आप नॉर्मली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। NH और H, NH3 बाहर, और आपका फॉर्म हो जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस रिएक्शन की बात करें कि एल्काइल हैलाइड से आपको ईथर दिख रहा होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। विलियम का सन लक्स RX से नहाया और रोने लगा। रोना मतलब होता है सोडियम एल्कोक्साइड। विलियमसन्स रिएक्शन है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है।
तो यहाँ से Na और Br बाहर हो जाएगा और ईथर बन जाएगा, दिख रहा होगा ये इस वाले 3 डिग्री वाला उससे जुड़ के ईथर बना देगा। इसी को विलियमसन, फिर से वही विलियम का सन, लक से नहाया और रोने लगा, तो यहाँ से आपका NaBr बाहर हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बन जाना चाहिए आपका OC2H5, ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए आपका। लेकिन अभी आपको इस पे एक और बात करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को विलियमसन्स को मैं अलग से बता दूंगा क्वेश्चंस खत्म करने के बाद। एमाइड से एमीन बनाना है आपको, और वो भी एमाइड से एमीन बनाने में एक कार्बन कम हो रखा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं क्योंकि कार्बन कम होता है इसमें। एमाइड की रिएक्शन जब ब्रोमीन प्लस 4 KOH से कराते हैं तो आग बंद करके सबसे पहले तो एमीन बना दो, CO को हटा दो, तो 2K और 2Br, 2KBr बाहर हो जाता है और K2CO और 2O, K2CO3 बाहर हो जाएगा और NH2 बन जाएगा। अब बचे क्या, 4 हाइड्रोजन बचे हुए होंगे और ऑक्सीजन बची होंगी यहाँ पे, हाँ सॉरी कि 2KBr बाहर नहीं होगा, K2CO3, K2CO और 2O यहाँ से निकल गए, K2CO3 और उसके बाद अच्छा ठीक है 2KBr 2K 2Br 2KBr K2CO 2O, यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे जो 2H2 बाहर निकाल देंगे। और अगर एमाइड से एमीन बनाना होता है, जैसे से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी शायद वही है, उसी टाइप का है कि आपको कार्बन सेम रखने हैं, कार्बन कम नहीं करने हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कार्बन कम हो जाता है, लेकिन एमाइड से एमीन बनाना हो तो आप नॉर्मली रिडक्शन करवा दो, LiLH4 की प्रेजेंस में करवा देते हैं एमाइड का रिडक्शन। तो यहाँ से H2 और O, H2O बाहर हो जाएगा और ये आपका CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेन एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। पर मैं अभी आपको विलियमसन्स को ढंग से समझा देता हूँ, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। विलियमसन्स होता है, विलियम का सन लक से नहाया और रोने लगा, ठीक है, और ROR ईथर बन जाएंगे और आपका NaX बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस दिख गया होगा। लक्स मतलब RX, रोना तो साफ साफ दिख ही रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो शर्त ये है कि वैसे तो कायदे से ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बनाए जा सकते हैं। सिमेट्रिकल मतलब दोनों सेम वाले और अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों डिफरेंट वाले भी बनाए जा सकते हैं। बट अगर हम ये बोलें कि एल्काइल हैलाइड, दोनों एल्काइल हैलाइड मतलब दोनों दोनों जो ये हैं वो 3 डिग्री नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये रिएक्शन होती नहीं है। पर उसने आपको इस क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा था। अगर आपको नॉर्मली रिएक्शन कहता तो आप बोलते कि दोनों 3 डिग्री होते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता, विलियमसन्स रिएक्शन होती नहीं है कायदे से। बट एक पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था तो विलियम का सन लक्स 3 डिग्री वाला लिया और RONA भी मैंने 3 डिग्री वाला ले लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा सवाल वैसा जवाब, हम उस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जैसा सवाल किया है वैसे ही जवाब दे देंगे। वैसे ये रिएक्शन अगर ये भी 3 डिग्री हो और ये भी 3 डिग्री हो तो कायदे से ये रिएक्शन होती नहीं है। और अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं कि एल्काइल हैलाइड जो है वो भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो भी एक्चुअली में रिएक्शन होती कैसी है, जो ये वाली कंप्लीट की है हमने C2H5ONA, ये तो बेस का काम करता है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है और यहां से आपका बाहर कर देगा C2H5OH, NaBr बाहर हो जाएगा और आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बन जाएगा। तो ये नहीं होना था इसका आंसर, इसका आंसर ये होना था। कहने का मतलब ये है कि विलियमसन्स रिएक्शन के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि दोनों 3 डिग्री ना हो, पर जैसा क्वेश्चन था उस हिसाब से हमने ये ले लिया, अदरवाइज वैसे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए एल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री हो चल जाएगा, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड या जो बेस वाला पार्ट है वो 3 डिग्री चल जाएगा, एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो ये एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। और बाकी इसके अलावा
यहाँ C2H5 हेलोजन ले लो और रोना से करा दो CH3ONA, कुछ भी ले लो, मतलब सेम डिफरेंट, तो NaBr बाहर और आपका मिथॉक्सी ईथेन आपका ईथर बन जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट पे बात कर लेते हैं। लास्ट कुछ रिएक्शंस रह गई हैं आपकी, उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो गई आई थिंक, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त छांट छांट के लिखे हैं हमने। ये क्वेश्चन है, एथेन अमीन से ईथेन आइसोसाइनाइड बनाना है। साइनाइड नहीं बनाना, आइसोसाइनाइड बनाना है। बहुत नेम रिएक्शन है। एथेन अमीन कौन है? ये होता है, और ईथेन आइसोसाइनाइड इसे कहते हैं। NaCN होता तो साइनाइड होता, आइसोसाइनाइड बनाना है। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CHCl3 और 3KOH से, और आइसोसाइनाइड बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो यहाँ से CH3 CH2N और C, बाकी तो बैलेंसिंग कर लेंगे। यहाँ से 3K और 3Cl, 3KCl बाहर हो गया, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन 3H2 की फॉर्मेट में बाहर, और आइसोसाइनाइड बन जाते हैं। तो आइसोसाइनाइड बनाना हो एमीन से तो ये बना सकते हैं। हाँ, एक है फिनॉल से पैरा एमिनो एजोबेंजीन। एजो नाइट्रोजन का केमिकल नेम है, तो फिनॉल से बनाना है। ये कपलिंग रिएक्शन है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कराई जाती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं। तो फिनॉल से ये बनाना था। ये फिनॉल है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और आपका कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो डाई बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इसे कह देते हैं। और ये क्रोमोफोर ग्रुप होता है, क्रोमोफोर कलर प्रोड्यूस करने वाला, इसलिए ये जो बना है जनरली, शायद आई थिंक जहां तक याद है मुझे, ऑरेंज कलर की डाई बनती है, तो ये डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन और एनिलीन से एसिटानालाइड, दो रह गए। लास्ट रिएक्शन पे बात कर रहे हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ जाते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बता दें। 37 हो गए, 38 39, मतलब 39 वाला क्वेश्चन होगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम। बस एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले समझते हैं। देखो, एनिलीन जो है वो NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर रहता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो जैसे फिनॉल बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा था, तो तीनों जगह पे रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ भी तीनों जगह पे रिएक्शन हो जाती है। यहाँ 3 लेने पड़ेंगे, H H H 3HBr बाहर हो जाएगा, ये बन जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑर्थो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन है, तो आपको इसकी एक्टिविटी को कम करना होता है एनिलीन की। तो एक्टिविटी को कम करने के लिए एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। वैसे तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, पर यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पे HCl बाहर होता है, और बेंजीन पे नहीं जुड़ रहा है, NH पे जुड़ जाएगा COCH3। याद रखेंगे, इसे एसिटानालाइड कहते हैं, एसिटानालाइड कहते हैं। और ये अब कम एक्टिव ग्रुप है, और इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करवा दें, तो NH लोन पेयर वाला ही जुड़ा है। वैसे तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, पर जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है उस पर लोन पेयर है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ब्रोमिनेशन कराने पर ये NH COCH3 और पैरा ब्रोमो बना देगा। पर हमें तो पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना था, NH2 ग्रुप आना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो CH3COOH बाहर हो जाएगा, और ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा।
तो एक ये क्वेश्चंस आया है, और एनिलीन से एसिटाइल बनाने का एक कन्वर्जन और है 40 नंबर का क्वेश्चन, वो हो जाएगा आपका। काफी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं पूरे, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ मैं, जो काफी बार पूछा जा रहा है। CH3 CH2 CH3 CH3 NH CH3 CH3 N NH3 और एनिलीन। वो कह रहा है, देखो एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखने का तरीका अलग होता है। अगर एक एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं। 2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े होते हैं उसे 2 डिग्री एमीन, और 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं उसे 3 डिग्री कहते हैं। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये अमोनिया, ये एनिलीन है। सबके पास लोन पेयर है, सब बेसिक है, और प्लस आई ग्रुप जुड़ने से, जो कि एल्काइल ग्रुप प्लस आई होते हैं, प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है। तो बढ़ती है तो 3 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। एनिलीन में जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन के कारण इनमें इन्वॉल्व रहता है। तो मैं इसको 1 2 3 डिग्री, तो एनिलीन की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि एनिलीन अपना लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाता किसी को, बेंजीन में ही घूमता रहता है। इससे ज्यादा बेसिक NH3 होगा, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री होना चाहिए था इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। और 3 डिग्री में चारों तरफ से इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं कि वो लोन पेयर देता तो है, पर इनसे टकरा करके लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए 3 डिग्री की बेसिसिटी कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। तो इसका ऑर्डर, असली ऑर्डर ये हो जाता है, ये आंसर है। और रीजन पूछे कि 3 डिग्री की क्यों कम हो गई, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसा होता है। अब बारी आती है आपकी, अगर यही क्वेश्चन वो बोलता है कि वेपर फेज में आंसर बताओ। वेपर फेज मतलब गैसेस फेज में, तो गैसेस फेज पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता, तब आपका ऑर्डर ये हो जाएगा, एनिलीन की सबसे कम, उससे ज्यादा NH3, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, तब इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा। तब आंसर ये होगा वेपर फेज में, अगर क्वेश्चन पूछा हो तो। अदरवाइज ये, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम ऑलमोस्ट के लगभग 40 क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं। सारे के सारे हेलो एल्केन से लेकर के एमीन तक के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे बात कर चुका हूँ। सभी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट जितना मैंने डिस्कस किया है वो एक वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, आई प्रॉमिस यू टुडे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। 27 फरवरी को आपका एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी आप लोगों को कहीं पे भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।